नमस्कार। मन की आवाज़ चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है कुदरत का न्याय। उम्मीद करती हूँ आपको कहानी जरूर पसंद आएगी। आज सोनिया और विशाल बहुत खुश थे, और होते भी क्यों नहीं। आज उनके बेटे आर्यन का एडमिशन शहर के सबसे बड़े स्कूल में जो होने वाला था। दोनों खुशी खुशी आर्यन के साथ स्कूल पहुँचते हैं। स्कूल का पेयोन उन्हें प्रिंसिपल के कमरे के बाहर बैठाकर बोलता है, अभी अंदर टीचर्स की मीटिंग चल रही है, जैसी ही खत्म होगी आपको बुला दिया जाएगा। करीब 1 घंटे बाद उनको अंदर बुलाया जाता है। अंदर प्रिंसिपल की कुर्सी पर अपने बाबूजी को बैठा देख विशाल चौंक जाता है। बाबूजी, आप यहाँ कैसे? जैसे ही विशाल कुछ कहने को होता है, वैसे ही रामकिशन जी हाथों से इशारा कर उसे रोक देते हैं। सोनिया भी अपने ससुर को देखकर चौंक जाती है और सोचने लगती है, ये यहाँ क्या कर रहे हैं। अब ये पता नहीं आर्यन का एडमिशन यहाँ करने देंगे भी या नहीं। अब हमने इतना बुरा किया है उनके साथ, तो कहीं एडमिशन के लिए मना ही ना कर दें। सोनिया अपने में बड़बड़ाती है। सोनिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था। सर कहिए मिस्टर विशाल, ये स्कूल है, कोई आपका घर नहीं जो आप यहाँ रिश्ते निभा रहे हैं। पिता को इस रूप में देख दोनों हतप्रभ हो जाते हैं। देखिए, आपके बच्चे का पहले टेस्ट लिया जाएगा। अगर वो काबिल हुआ तो हम हमारे स्कूल में आपके बच्चे का एडमिशन जरूर करवा देंगे। बाकी फीस वगैरह और जो भी डोनेशन है आपको बाहर इंक्वायरी स्टाफ से पता चल जाएगा। रामू, इन लोगों को मिसेस सोलंकी से मिलवा दीजिए, कहकर रामकिशन जी उन दोनों को बाहर भेज देते हैं। वहीं साइड के सोफे पर अनिरुद्ध बैठा था, जो सब बातें सुन रहा था, लेकिन अपनी नजरें किसी किताब पर गड़ाए था। दोनों के जाने के बाद अनिरुद्ध रामकिशन जी से कहता है, सर, क्या आप इन दोनों को माफ कर पाएंगे? इन दोनों ने जो आपके साथ किया है उसे तो शायद ईश्वर भी माफ न कर पाए। रामकिशन जी कहते हैं, मैं विशाल और उसकी पत्नी को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। अनिरुद्ध, इन लोगों ने मुझे इतना मजबूर कर दिया था कि मुझे घर से निकलना पड़ा, और इस 1 साल में दोनों ने मेरी कोई सुध भी न ली। रामकिशन जी की आंखों में 1 साल पहले के दिन चलचित्र की तरह तैर गए। रामकिशन जी एक सरकारी अध्यापक थे। अपने इकलौते बेटे विशाल के लालन पोषण में भी कोई कमी नहीं छोड़ी थी उन्होंने, और समय रहते सोनिया के साथ विशाल की शादी भी करवा दी। विशाल अपनी पत्नी के साथ शहर में जाकर बस गया और अपनी दुनिया में मग्न हो गया। गांव में रामकिशन जी के पिता ने जो घर बनवाया था, उसी पर 4 कमरे रामकिशन जी ने और बनवा दिए थे, और घर को एक आलीशान कोठी में तब्दील कर दिया था। छोटा सा लॉन, जिसमें अक्सर रामकिशन जी चाय पिया करते थे और गांव के गरीब बच्चों को पढ़ाया करते थे। लीजिए गुप्ता जी, आपकी फेवरेट अदरक वाली चाय तैयार है। अरे सुलोचना, तुम्हें कैसे पता चल जाता है कि मेरा चाय पीने का मन कर रहा था? अरे, क्या मैं नहीं जानती कि आपको चाय पीना कितना पसंद है? लेकिन सुनो जी, अब धीरे धीरे बुढ़ापे में इतनी चाय पीना आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। अरे, मेरी सेहत एकदम ठीक है। वाह, क्या चाय बनाई है आपने श्रीमती जी। एक बात तो कहनी पड़ेगी, आपके हाथों में जो जादू है ना, वो किसी और के हाथों में नहीं है। चाहे चाय हो या खाना, तुम्हारा मुकाबला कोई नहीं कर सकता। सच में। आप भी ना कुछ भी बोलते हैं। शर्माती आंखों वाला मुस्कुराता चेहरा रामकिशन जी के मानस पटल पर प्रतिबिंबित हो रहा था कि तभी विशाल की आवाज से दोनों चौंक गए। आज बहुत दिनों बाद विशाल उन दोनों से मिलने आया था। रात को बातों ही बातों में विशाल ने रामकिशन जी और सुलोचना जी से
शहर चलने की बात की। माँ, मैं चाहता हूँ कि आप दोनों अब मेरे साथ शहर में रहें। यहाँ की देखभाल करने के लिए आप दोनों कभी कभी आ जाया करना। नहीं विशाल, हम दोनों यहीं ठीक हैं। वहाँ जाकर क्या करेंगे हम? शहर की आबो हवा हमें वैसे भी ठीक नहीं लगती है। अरे बाबूजी, जब वहाँ रहने लगोगे तो वहीं अच्छा लगेगा। और वैसे भी मुझे इतनी छुट्टियाँ नहीं मिलती हैं कि मैं हर 6 महीने में आप लोगों से यहाँ मिलने आ जाऊँ। और अब बुढ़ापे में बहुत सी चीज़ें हैं। कल को सुख है दुख है तो वहाँ शहर में सब सुख सुविधा है, यहाँ गांव में तो कुछ भी नहीं है। माँ, आप बाबूजी को समझाओ ना। सुनिए, विशाल ठीक कह रहा है। अब बुढ़ापे में हमें बेटे की जरूरत तो पड़ेगी ही। कल किसने देखा है, हम दोनों यहाँ अकेले हैं। वहाँ कम से कम बच्चे होंगे तो एक दूसरे के लिए चिंताएं तो कम होंगी। राम किशन जी का मन नहीं था, लेकिन सुलोचना जी के बहुत समझाने के बाद वो बेटे के साथ शहर आ गए। यहाँ पर 3 साल के पोते के साथ दोनों का समय कब गुजर रहा था दोनों को ही पता नहीं चलता। विशाल और सोनिया भी अपने बच्चे को दोनों के पास छोड़ कहीं भी आ जा रहे थे। न सोनिया को ये चिंता रहती कि बच्चा क्या खाएगा और न सास ससुर की। सुलोचना जी बच्चे के लिए भी बना देती और अपने दोनों के लिए भी। सब खुशी खुशी कर लेती। 2 साल कैसे बीत गए पता ही नहीं चला कि अचानक एक रात बिना कोई आहट किए सुलोचना जी चली गई। सन्न रह गए किशन जी। भला ऐसे कोई जाता है क्या जिसने मुझसे पूछे बगैर घर की चौखट भी कभी पार न की थी। वो एक दिन ऐसे बिना कुछ बोले चली जाएगी, किशन जी को विश्वास न था। सुलोचना जी के जाने के बाद कुछ दिन तो ठीक गुजरे, लेकिन एक दिन जब विशाल ने गांव के मकान को बेचकर शहर में बड़ा घर लेने की बात कही। बाबूजी, अब माँ तो चली गई, अब आप भी गांव नहीं जा पाओगे, तो क्यों ना गांव वाला मकान बेचकर यहाँ बड़ा घर ले लें। और आर्यन भी छोटे से स्कूल में पढ़ता है, तो कुछ पैसे आ जाते तो हम उसका एडमिशन किसी बड़े स्कूल में करवा लेते। लेकिन राम किशन जी ने गांव का मकान अपने जीते जी बेचने से साफ मना कर दिया। बस तभी से बेटे बहू का रवैया उनके प्रति पूरी तरह बदल गया। इतवार की सुबह किचन से बहू सोनिया के झल्लाने की तेज आवाजें आ रही थी। वो अपना सारा गुस्सा बर्तनों पर निकाल रही थी। अपने कमरे में बैठे राम किशन जी सब सुन रहे थे। उन्होंने एक गहरी सांस भरी। राम किशन जी जानते थे कि ये चिढ़ बर्तनों पर नहीं बल्कि उनके लिए है। सोनिया उनका गुस्सा बर्तनों को पटक पटक कर निकाल रही थी। राम किशन जी सब समझ रहे थे कि बहू मुझे उठाकर बाहर नहीं फेंक सकती, इसलिए बर्तनों पर अपने दिल की भड़ास पूरी कर रही थी। दरअसल सुबह ठंड कुछ ज्यादा ही थी, तो चाय के शौकीन राम किशन जी को चाय की तलब लगी और वो खुद को रोक न पाए। रसोई के पास जाकर बहू को 1 कप चाय के लिए राम किशन जी ने बोल दिया था। उसी का गुस्सा सोनिया निकाल रही थी। हाँ, बस यही काम तो रह गया है मेरा, चाय बनाने का। सुबह से 2 बार तो पी चुके हैं। ऐसे ही मैं चाय बनाती रही तो बन गया नाश्ता और खाना। बहू के ये शब्द सुनकर राम किशन जी की आंखों के कोर नमी से भीग गए। बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपनी आंखों में आंसू आने से रोका। बहू के कठोर शब्दों से चाय की तलब शांत हो चुकी थी। अपने बेटे के घर में इतनी बेइज्जती। किशन जी को सोनिया के बोलने से उतना दुख नहीं होता जितना विशाल के चुप रहने से होता। पराये का ताना उतना नहीं चुपता जितना अपने जये का मौन। विशाल की भी मानो इसमें पूरी स्वीकृति हो सोनिया को अपने बूढ़े बाप की बेइज्जती करवाने की।
कहते हैं जीवन साथी की असली जरूरत बुढ़ापे में होती है। जब तक सुलोचना जी जिंदा थी, किसी बात के लिए इंतजार नहीं करना पड़ता था राम किशन जी को। बिना कुछ बोले ही सब समझ जाती थी कि उन्हें क्या चाहिए। लेकिन जब से सुलोचना जी गई थी, तब से तो वो बिल्कुल लाचार हो गए थे। अब तो सोनिया का मुंह मनमाने और अपमानित करने के ढंग से खुलने लगा था और विशाल ने चुप्पी साध ली थी। अब बूढ़ा ससुर सोनिया की आंखों में खटकने लगा। वैसे भी अब पहले जैसी आजादी सोनिया की नहीं रही। पहले जो दिल आए खाते घूमते थे। पूरे घर की जिम्मेदारी और बच्चे की जिम्मेदारी उन्होंने सुलोचना जी और राम किशन जी पर छोड़ी हुई थी। अब एक बंधन सा महसूस होने लगा था सोनिया को। हर महीने घर के खर्चे और उनकी दवाइयों के नाम पर विशाल उनकी सारी पेंशन ले रहा था। उनका एटीएम भी विशाल अपने पास रखने लगा और तब भी बूढ़ा बाप दोनों को अखर रहा था। जबकि राम किशन जी बाहर के सभी काम, जैसे घर के लिए सब्जी लाना, बिल जमा करना, पोते को स्कूल छोड़ना आदि काम राम किशन जी किया करते। लेकिन धीरे धीरे उनका शरीर कमजोर होने लगा था। अब उनसे भारी काम नहीं होता, तो उन्होंने बाहर का काम करना छोड़ दिया। ससुर का घर में बैठे रहना अब बहू को अखरने लगा। कल तक जो बहू बाबूजी बाबूजी कहकर न जाने कितने काम अपने ससुर से करवा लेती थी, वही बहू अब उन्हें बात बात पर निठल्ले रहने के ताने देने लगी। राम किशन जी को बहुत दुख होता, लेकिन उन्होंने बेटे से कभी इस बात की शिकायत नहीं की। थक हार कर उन्होंने बेटे को ये सोचकर कि क्या पता दोनों के व्यवहार में थोड़ा परिवर्तन आए, गांव के मकान को बेच देने की इजाजत दे दी। मकान को बेचकर विशाल को जो भी रकम मिली उससे उसने नया घर ले लिया। कुछ पैसे आर्यन को अच्छे स्कूल में एडमिशन के लिए रख दिए। अब तो जैसे बेटे बहू का मकसद ही पूरा हो गया था। अब उनको राम किशन जी से कोई मतलब नहीं रह गया था। विशाल की पत्नी अब उसके कान भरने लगी कि बाबूजी को अब यहाँ अच्छा नहीं लगता है, उनको वृद्धाश्रम चले जाना चाहिए। वहाँ बहुत से लोग उनके हम उम्र के होते हैं, वहाँ उनका मन बहला रहेगा। अब और अपमान सहना उनके बस में नहीं रहा। इससे पहले कि बेटा बहू उन्हें और बेइज्जत करें, वो अपना मान रखकर खुद ही जल्दी यहाँ से जाने का निर्णय ले लेते हैं। अगली सुबह जब काफी देर तक राम किशन जी के कमरे से बाहर नहीं आते हैं, तो विशाल उनके कमरे में जाकर देखता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो देखता है कि उनका कमरा खाली है और मेज के ऊपर एक कागज रखा है, जिसे विशाल पढ़ने लगता है। प्रिय विशाल, सदा खुश रहो। तुम्हारी माँ के जाने के बाद मेरा यहाँ रहना बहुत मुश्किल हो गया है। गांव में घर तो नहीं रहा, लेकिन किसी तरह गांव में गुजारा कर लूंगा। मेरा यहाँ रहना शायद तुम लोगों को पसंद नहीं है, इसलिए जा रहा हूँ। मेरे लिए मेरी पेंशन काफ़ी है। मेरा एटीएम तो तुम्हारे पास है ही, इसलिए मेरी आवश्यकता तुम्हें नहीं है। खुश रहो। पिता बूढ़ा जरूर हुआ है, लेकिन उसका आत्मसम्मान अभी जिंदा है और ये आत्मसम्मान मरने के बाद ही मरेगा। सोचा था अपने अंतिम पलों में बहू बेटे के साथ सुख से रहूंगा, लेकिन सुलोचना के जाने के बाद मेरे रहने से बहू की वो आज़ादी नहीं रही जो पहले थी, इसलिए जा रहा हूँ। मेरी चिंता मत करना, गांव में 2 वक्त की रोटी कोई भी खिला देगा। तुम्हारा बूढ़ा पिता। राम किशन जी रेलवे स्टेशन के लिए टैक्सी में बैठ जाते हैं। टैक्सी चल देती है। पीछे
छूटते हुए शहर के साथ राम किशन जी ने पिछली कड़वी बातों को भी छोड़ दिया। स्टेशन पर पहुंचकर राम किशन जी अपनी ट्रेन का इंतजार करने के लिए बाहर लगे बेंच पर बैठ जाते हैं। आंखें बंद कर सर को बेंच पर टिका देते हैं कि किसी के छूने का एहसास होता है। वह आंखें खोलते हैं तो सामने एक नौजवान युवा खड़ा होता है। सर, शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं आपके दोस्त कमलेश जी का बेटा अनिरुद्ध हूँ। राम किशन जी अपनी बूढ़ी आंखों पर जोर देते हैं और तब जाकर उसको पहचानते हैं। अनिरुद्ध को देखकर खुश हो जाते हैं और उसको गले लगा देते हैं। राम किशन जी की हालत देख अनिरुद्ध समझ जाता है कि कुछ ठीक नहीं है। अनिरुद्ध राम किशन जी को अपने घर चलने को कहता है। सर, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। नहीं नहीं बेटा, मैं तो गांव वापस जा रहा हूँ। तुम्हें देखकर अच्छा लगा। और तुम्हारी माता जी ठीक हैं? नहीं सर, उनको गुजरे 1 साल हो गया है। अब मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूँ, इसलिए आप मेरे साथ चलिए। वैसे भी बहुत एहसान है आपके मेरे ऊपर। आपकी वजह से ही मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। पिताजी ने तो अपनी सेवा करने का मुझे अवसर नहीं दिया, लेकिन आप मुझे ये मौका दे दीजिए। राम किशन जी को याद आता है कि अनिरुद्ध के पिता की अचानक हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। तब राम किशन जी और सुलोचना जी ने अनिरुद्ध और उसकी माँ को सहारा दिया था। राम किशन जी ने अपने स्कूल में अनिरुद्ध का एडमिशन करवाया और उसको अपने स्कूल में पढ़ाया। आगे की पढ़ाई के लिए भी राम किशन जी ने अनिरुद्ध को पूरी मदद की और आज वही अनिरुद्ध उनके सामने खड़ा है। अनिरुद्ध के बहुत बोलने पर राम किशन जी अनिरुद्ध के साथ उसके घर आ जाते हैं। अनिरुद्ध अपने घर में उनका बड़ा आदर और सम्मान करता है। ऐसा आदर सम्मान पाकर राम किशन जी की आंखों से आंसू बह निकलते हैं। अपने बच्चों से यही सम्मान की अपेक्षा तो माँ बाप करते हैं। अनिरुद्ध उनके लिए अच्छे अच्छे व्यंजन और कपड़ों की व्यवस्था करता है। अनिरुद्ध के घर में राम किशन जी को किसी चीज की कमी नहीं होती। बिल्कुल एक बाप की तरह अनिरुद्ध उनको रखता है। अनिरुद्ध का घर और नौकर चाकर देखकर राम किशन जी पूछते हैं, बेटा तुम करते क्या हो? अंकल, मेरा अपना एक स्कूल है, मैं उसे चलाता हूँ और अब चाहता हूँ कि आप उस स्कूल को संभालें, क्योंकि आज मैं जो कुछ भी कर पाया हूँ वो आपके कारण ही हूँ और आपको अध्यापन का अनुभव भी है। मैं चाहता हूँ कि मेरा स्कूल आपकी छत्र छाया में रहे। नहीं नहीं बेटा, अब इस बूढ़े शरीर में इतनी ताकत कहाँ बची है। मैं तो वापस गांव जाकर रहना चाहता हूँ। नहीं अंकल, आप कहीं नहीं जाएंगे। आप कुछ दिन घर में आराम करो। जब आपको ठीक लगेगा तब आप स्कूल भी देख लेना, लेकिन अब मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा। अनिरुद्ध के कहने पर राम किशन जी उसी के साथ रुक जाते हैं। अनिरुद्ध उनकी देखभाल करता है और कुछ ही दिनों में वो स्कूल भी जाने लग जाते हैं। अंकल, कहाँ खो गए हो आप? अनिरुद्ध की आवाज से राम किशन जी वर्तमान में लौट आते हैं। कहीं नहीं बेटा, और तुम मुझे अंकल नहीं बाबूजी कहा करो, मुझे अच्छा लगेगा। अनिरुद्ध उनको जोर से गले लगा देता है। यहाँ विशाल और सोनिया राम किशन जी को इतने बड़े घर और इतने बड़े स्कूल में काम करता देख हैरान थे और अपने किए पर पछता रहे थे। धन्यवाद दोस्तों। कहानी पसंद आई हो तो कमेंट, लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।